हेलो एंड वेलकम टू आदित्य हिमालय क्लासेस। आज हम क्लास 10th के एसएसटी के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 करने जा रहे हैं और ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो हम देखेंगे इसमें सेक्टर्स क्या होता है और कितने तरह के सेक्टर होते हैं। आपको बोलता है प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर होता है। तो इसका क्या क्या मतलब है ये भी हम देखेंगे। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी हम इसमें समझेंगे व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है इनमें। और हम सो ये सब चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। सो हम क्वेश्चंस फॉर्म में करेंगे और हैंड रिटन फॉर्म में जो क्वेश्चन लिखा उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं इसको। पहला है कि वाई प्राइमरी सेक्टर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों कहते हैं? सो प्राइमरी सेक्टर होता क्या है? सो द प्राइमरी सेक्टर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। सो ज्यादातर जो प्राइमरी एक्टिविटी होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो एग्रीकल्चर से आता है। डेयरी फार्मिंग हो गया, मिल्क प्रोडक्शन, फिशिंग और फॉरेस्ट्री। सो हम नेचर को यूटिलाइज करके जो भी चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। So agriculture is one of the most important component of primary sector, so it is also called agricultural sector. ठीक है। So when we produce goods by exploiting nature या natural resources, it is an activity of primary sector. कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिसमें कि हम नेचर को यूज करते हैं, मान लो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं तो लैंड यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं। अगर हम फॉरेस्ट्री कर रहे हैं तो फॉरेस्ट यूज कर रहे हैं। डेयरी फार्मिंग अगेन, मिल्क प्रोडक्शन इज ऑल्सो नेचुरल, फॉरेस्ट्री, फिशिंग अगेन दैट इज ऑल्सो नेचुरल। तो ये सारे एक्टिविटी जो होते हैं ना उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। अगर हम नेचर को एक्सप्लॉइट करके कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तब हम उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। दिस इज बिकॉज इट फॉर्म बेस ऑफ ऑल द अदर प्रोडक्ट दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। तो जो भी चीज बनाते हैं, मान लो हम कपड़ा बना रहे हैं तो कॉटन से बना रहे हैं। कॉटन कहाँ से आता है? ट्री से आता है, नेचर से आता है। चेयर, कुर्सी, टेबल ये सब बना रहे हैं, सो दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम नेचर ओनली। सो हम बेसिकली क्या यहाँ देख रहे हैं कि जब भी हम नेचर को एक्सप्लॉइट करके कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं देन दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एक्टिविटी अंडर सेकेंडरी एंड व्हाई सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है हम इसमें देखेंगे। सेकेंडरी एक्टिविटी, द सेकेंडरी सेक्टर, जैसे मान लो कि अगर हम मिनरल्स निकाल रहे हैं और उसको इंडस्ट्री में लेके जा रहे हैं और वहां हम गुड्स बना रहे हैं, तो इंडस्ट्री जो होता है वो यहाँ पे इंडस्ट्री को हम सेकेंडरी सेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो रॉ मटेरियल डायरेक्टली एग्रीकल्चर से या नेचर से मिलता है दैट सम टाइम दे आर नॉट, दैट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। सो उसको प्रोसेस करना जरूरी है, उसको बेटर करना जरूरी है। जैसे लकड़ी हो गया, सो लकड़ी नो डाउट वुड कैन बी यूज्ड, लेकिन अगर हम उसको चेयर बना देते हैं या अगर हम उसको कुछ फर्नीचर बनाते हैं देन दैट कैन बी यूज्ड बाय पीपल इन ए बेटर वे, और वो कॉस्टली भी हो जाता है कंपेयर टू वुड। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर कवर ऑल दो एक्टिविटी विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज व्हाई वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल जो होता है उसको हम रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट मिलता है वो उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए रॉ मटेरियल, और उसको हम क्या करते हैं कुछ और चीज बनाते हैं जो कि हम बेटर वे में यूज कर पाए, और दैट इज वाई। और ये जो बनाने का काम होता है वो इंडस्ट्री में होता है, इसीलिए हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर बट हैज टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल। ठीक है, जैसे ये जैसे कि कॉटन है, कॉटन कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड इन ए बेटर वे, तो हम क्या करते हैं उसको हम भेज देते हैं फैक्ट्री में, वहां पे धागा बनाया जाता है, देन कपड़ा बनाया जाता है, एंड देन क्लोथ कैन बी परचेज बाय एवरीबॉडी। सो यहाँ पे कुछ थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग हुआ एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आल्सो। चाहे तो घर में हो सकता है, फैक्ट्री में हो सकता है, वर्कशॉप में हो सकता है। सिंस दिस सेक्टर इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। बहुत सारे इंडस्ट्री होते हैं, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, सो और भी बहुत सारे इंडस्ट्री होते हैं। सो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। व्हाट इज टर्सरी सेक्टर? टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर को भी सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सो यहाँ पे कुछ गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है।
टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज दैट हेल्प इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो प्राइमरी सेक्टर को मदद करता है और सेकेंडरी सेक्टर को मदद करता है। जैसे मान लो कि ट्रांसपोर्ट हो गया, तो जो चीज खेतों में क्रॉप्स पड़े हुए उसको मार्केट में लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। सो ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट सर्विसेज है जो हेल्प करता है प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में। मान लो कि कोई मिल में या फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है, देन इट हैज टू बी ब्रॉट टू द मार्केट। सो अगेन हाउ कैन वी ब्रिंग इट? इट कैन बी ब्रॉट ओनली थ्रू ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट हो गया। मान लो एग्रीकल्चर में लोगों को पैसा चाहिए, लोन चाहिए इंडस्ट्री में, तो कहाँ से मिलता है? बैंकिंग से। तो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है लोन का, तो इस तरह से बैंक जो है वो दैट कम्स अंडर टर्शियरी सेक्टर। तो ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, टेलीफोन यूज करते हैं, ऑल दीज आर नथिंग बट सर्विस, दे आर सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। दीज एक्टिविटी आर देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस, बताया मैंने, कुछ बनाते नहीं है, बल्कि ये सपोर्टिव सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को। सो ट्रांसपोर्ट, ये सब एग्जांपल है यहाँ पे, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे एग्जांपल है। ठीक है। सो सिंस दीज एक्टिविटी जनरेट सर्विसेज, सो इसीलिए हम इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। सो अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम कैसे पता लगता है कि हर, जैसे मान लो कि कोई भी कंट्री में 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। अब अब देखो प्राइमरी में बहुत सारे चीज क्रॉप्स उगाए जाते हैं, और फ्रूट्स उगाए जाते हैं, वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। तो हम कितने केजी ग्रो हुआ इसका हिसाब किताब नहीं रखते हैं। हम क्या करते हैं कि उनको मनी वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। प्राइम मान लो एग्रीकल्चर में जो भी चीज प्रोड्यूस हुआ, वे सपोज एग्जांपल हमने इफ 10,000 kg ऑफ व्हीट इज सोल्ड एट 8 रुपीज पर केजी, तो हम क्या करते हैं, कितना व्हीट का वैल्यू कितना हुआ, हम 10,000 को 8 से इंटू करते हैं, 8,000 हो जाता है। सो वैल्यू, अब मान लो कि द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट 10 रुपीज पर कोकोनट है, तो 50,000 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 50,000 130, तो 130 जो हो गया ये आपका, सपोज हम सिर्फ ये मान के चल देंगे 2 ही आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये हो गया आपका 50,000 और 80,000, 1,30,000। तो ये प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग में जो भी चीज प्रोड्यूस होता है उसका मनी वैल्यू हम कन्वर्ट कर लेते हैं। मनी वैल्यू में जैसे मान लो कि 10 चेयर हुआ, 20 टीवी हुआ, मान लो एसी, फ्रिज, ये सब हुआ, तो इनका कितने में बिका, ये उसका प्राइस को इंटू करके हम निकाल लेते हैं। मान लो ये भी कुछ 10, ये अगर मान लो 1 लाख रुपीज कर रहे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सर्विस सेक्टर भी मान लो 2 लाख रुपीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख प्लस आई मीन 1,30,000, 4,30,000, ये क्या हो गया, जीडीपी हो गया। अगर हम सिर्फ दो चीज या लेकिन वैसे तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे चीज प्रोड्यूस होते हैं। सो देयर इज स्पेशल, गवर्नमेंट का अपना मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये कैलकुलेट किया जाता है। तो इस तरह से बेसिकली हम कंट्री का मनी इनकम को कैलकुलेट करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिमिलरली वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ईच सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को हम कैलकुलेट करते हैं एडेड अप, जैसे मैंने ऐड करके दिखाया यहाँ पे। वन प्रिकॉशन शुड बी टेकन दैट एवरी गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड need not to be counted. It makes sense only if we include final goods and services. देखो फाइनल गुड्स सर्विसेज मतलब होता है कि जो चीज अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेचा जाता है, जैसे मान लो कि ब्रेड है, या 30 रुपये में बेचा गया कंज्यूमर को, 30 रुपीज एडवांस चाहिए। मान लो कि इसने क्या किया था, बेड इसने रॉ मटेरियल खरीदा था, मान लो मिलर से, मिलर ने फार्मर से खरीदा था, तो फार्मर से जो भी खरीदा उसने फिर मिलर को बेचा, मिलर ने उसको आटे में कन्वर्ट करके बेकर को बेच दिया, बेकर ने फिर इसको बेच दिया, फाइनल। सो फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर टू बी टेकन, ये सारी चीज को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो इसने 100 रुपये में बेचा था मिलर को, मिलर ने 200 में बेच दिया, और फिर ब्रेड वाले ने क्या किया, उसका ब्रेड बना के 300 में बेच दिया। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या होता है, 3 to 5 और 600 होता है। लेकिन हमें वैल्यू ऐड देखना है। जैसे मान लो कि पहला तो 100 रुपीज फुल वैल्यू ऐड है, ठीक है, 100 रुपीज है, इसने कितना 200 रुपये का बेचा, तो यानी 100 रुपीज वापस कर देगा, तो ये 100 रुपीज का हुआ। और इसने 300 बेचा, तो इसने कितना वैल्यू ऐड किया, 100 रुपीज,
सो तीनों ने 100 रुपीज, तो 300 वुड बी द, जो 300 वुड बी द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, एंड ओनली दिस शुड बी टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ना कि पहले वाला इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि डबल काउंटिंग ना हो, तो हमें ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, दैट इज वो गुड्स जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेचा जाता है, उसका प्राइस देना चाहिए, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स या उससे पहले जो भी चीज लगता है उसका, ठीक है। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने अभी बताया इसके बारे में। अगर हम फाइनल गुड्स नहीं लेते हैं, जैसे कि मिलर का भी ले लेते हैं और फार्मर का भी ले लेते हैं, तो वो 600 हो जाता है। 600 जो होता है वो रॉन्ग है एक्चुअली। मिलर ने, सॉरी, बेकर ने कितने बेचा है? 300 में। सो 300 लेना चाहिए जो फाइनली बेचा जा रहा है। और हम दूसरी तरह से देखें तो भी 300 होगा। जैसे फार्मर का जो था कितना था? 100 रुपीज। उसके बाद आपका दूसरा जो था मिलर का कितना था? 100 रुपीज। वैल्यू ऐड किया था उसने, क्योंकि 100 रुपीज में तो खरीदा था, तो 100 रुपीज दे दिया था। उसने कितना ऐड किया? 100 रुपीज। और बेकर ने क्या किया? 300 में बेचा, तो 300 में बेचा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? इसने 100 रुपीज इसको वापस दे देगा, ठीक है। ये इसने 200 में बेचा इसको, तो यहाँ पे भी ये 100 रुपीज ये कर। तो इस तरह से हम देखते हैं 300 रुपीज जो है वो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है। सो इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जीडीपी ऑफ ए कंट्री। मैंने क्या बताया? प्राइमरी सेक्टर में जो भी प्रोड्यूस होता है, सेकेंडरी में जो भी प्रोड्यूस होता है, और टर्सी में जो भी प्रोड्यूस होता है। सर मान लो कि प्राइमरी में 100 रुपीज प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें 200 रुपीज, इसमें 300 रुपीज, 300 रुपीज का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, ये 200 का। तो हम तीनों को ऐड कर देंगे, 3 to 5 और 600, तो 600 क्या हो गया आपका? जीडीपी, ठीक है। तो इसी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सी सेक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्यों सर्विस सेक्टर का, टर्सी सेक्टर का इंपॉर्टेंस पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रीज रिक्वायर, देखो हर कंट्री में सर्विसेज जरूरी होती है। हॉस्पिटल चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहिए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ चाहिए, ठीक है। पुलिस चाहिए, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब चीज़ चाहिए। और ये लोग जो हैं, ये जो मैंने जो भी अभी यहाँ पे देखा, ये लोग सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दे डोंट प्रोड्यूस एनी गुड्स, ठीक है। सो ऑल दीज आर बेसिक सर्विसेज, एंड इन डेवलपिंग कंट्री ये सारे गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होता है कि लोगों तक हॉस्पिटल, एजुकेशन, बैंक वगैरह चीप रेट पे पहुंचा सके, जिससे कि लोग उसका फायदा उठा सके। सेकेंड, द डेवलपमेंट, आप ठीक है, तो इसलिए ये सारे सर्विसेज कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, आपको ये बेसिक सर्विसेज चाहिए, ज़्यादा चाहिए, और इसकी वजह से सर्विसेज का डिमांड पहले के मुकाबले अब ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा क्या बोल रहा है कि आपको पता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है वो अब डेवलप हो रहा है। एग्रीकल्चर भी पहले से बेटर हो रहा है, इंडस्ट्री बेटर हो रहा है, ठीक है। सो अब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा, तो ऑटोमेटिकली हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ क्या है? अगेन, अगर व्हेन किसी भी कंट्री में जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेवलप होता है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड फॉर सपोर्टिव सर्विसेज इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीज। तो इससे भी डिमांड फॉर सर्विस सेक्टर इंक्रीज हो रहा है। और थर्ड जो है कि जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ रहा है, लोग जो हैं अब टूरिज्म, बाहर खाने जा रहे हैं, लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म हो गया, शॉपिंग हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा ले रहे हैं, क्योंकि लोगों का इनकम बढ़ रहा है। तो जब डिमांड ज़्यादा करेंगे लोग ये सारी चीज़ का, तो सर्विस सेक्टर जो है पहले के मुकाबले बेटर कंट्रीब्यूट कर पाएगा, और इस तरह से इनका इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट है, आपको पता है कि सर्विस सेक्टर जो था बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन, आजकल एक नया सर्विस सेक्टर आ गया, आज नहीं, मे बी डिकेड और 2 से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, कम्युनिकेशन। आपको पता है मोबाइल फ़ोन का यूज़ हो गया, तो देर आर सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे होते हैं, जैसे एयरटेल हो गया, ये सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सर्विस प्रोवाइडर बन गए हैं ये लोग, और इस तरह से इनका भी डिमांड बढ़ने लगा है। सो द प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्विसेज हैज रीजन रैपिडली, एंड दैट इज द रीजन वाई इसका इंपॉर्टेंस भी पहले के मुकाबले ज़्यादा होने लगा है। वाई ऑल सर्विस सेक्टर आर नॉट ग्रोइंग इक्वली? देखो, सर्विस सेक्टर में दो तरह सर्विस सेक्टर होते हैं। एक जो होते हैं हाईली क्वालिफाइड,
आईटी इंजीनियर वगैरह जो हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए उनका, तो ये एक हो गया। दूसरा जो हो गया आपका जो लेबर हो गए या बहुत छोटे काम करने वाले लोग हो गए, सर्विस सेक्टर, तो ये हो गए। अब देखो इनका डिमांड तो ये इनका डिमांड है, लेकिन पैसे इनको कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। वही आईटी प्रोफेशनल्स है, उनके पैसे बहुत ज़्यादा सैलरी वगैरह मिलता है। सो ये सेक्टर तो ग्रो हो रहा है। सर्विस सेक्टर के अंदर ही जो हाईली क्वालिफाइड आई मीन सर्विसेज है, उनका डिमांड बढ़ रहा है वर्ल्ड में, इंडिया में। बट इनका डिमांड और इनको बहुत ज़्यादा हाई सैलरी मिलता है। सो ये सेक्टर तो ग्रो हो रहा है, ये पार्ट तो ग्रो हो रहा है सर्विस सेक्टर का। लेकिन दूसरा पार्ट है जहाँ लेबरर्स काम करते हैं, उनका उनका सप्लाई ज़्यादा है, लेकिन डिमांड भी है, लेकिन इनको कम पैसा मिलता है, इसलिए इनका कंडीशन पहले के मुकाबले खराब हो रहा है। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे। Service sector in India employ many different kinds of people. At one hand, there are limited number of services that enjoy highly skilled and educated worker. ठीक है? At the other hand, there are very large number of workers engaged in service such as small shopkeeper हो गए, रिपेयर पर्सनल हो गए, ट्रांसपोर्ट पर्सन हो गए। हाँ ठीक है, दीज पर्सन बेयरली मैनेज टू अर्न लिविंग। इनका तो जैसे तैसे कमाते खाते हैं ये लोग, ये जो ऊपर मैंने बात किया। ठीक है, और ये दे परफॉर्म दी सर्विसेज बिकॉज उनके पास कोई ऑल्टरनेट या दूसरा जॉब का अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, इसलिए। सो इसी 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 तरह से ओनली ए पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग, जो कि हाईली प्रोफेशनल्स हैं, और बाकी लोगों का कंडीशन पहले के मुकाबले खराब हो रहा है। हाउ डू वी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट? सो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। एक तो चीप क्रेडिट, लोगों को लोन दो, लोन मिलेगा तो लोग अपने छोटे मोटे काम कर पाएंगे, डबल क्रॉपिंग कर पाएंगे, और इस तरह से आप छोटे मोटे बिजनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल सकते हैं। इससे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम बढ़ेगा। हाँ, तो उससे आई मीन हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन वर्क। अगर गवर्नमेंट रोड वगैरह बनवाता है, ब्रिज वगैरह बनवाता है, रेलवे, तो इसमें क्या होता है कि लोगों को नौकरी मिलती है, काम मिलता है, और इससे उनके पास इनकम बढ़ता है, और ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन को दूर करता है। ट्रांसपोर्टेशन अगर डेवलप हुआ तो बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगा एज ए ड्राइवर और सम अदर हेल्पर। ठीक है, सो ये भी एक एक तरीका है जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। गांव वगैरह में रोड बनाया जाए, सो अगर रोड बनाएंगे तो गांव में लोगों को नौकरी मिलेगा, और इस तरह से उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेमी रूरल एरिया वेयर लार्ज नंबर ऑफ। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे एरिया जो कि डेवलप नहीं है, वहाँ पे जो इंडस्ट्री वहाँ पे लग सकता है, ऐसे इंडस्ट्री को इनकरेज करना चाहिए वहाँ लगाने के लिए, जिससे कि वहाँ के लोगों को भी नौकरी मिले और उनका भी कंडीशन पहले के मुकाबले बेटर हो जाए और नौकरी भी मिल पाए। स्टोरेज फैसिलिटी कैन ऑल्सो क्रिएट जॉब। हनी कलेक्शन सेंटर्स ओपन अप करने से गांव वगैरह में, वहाँ पे भी हमें लोगों को नौकरी मिल सकता है। इंडस्ट्री सेटअप करने से भी नौकरी। सो देयर आर मेनी वे थ्रू विच वी कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। सो अगर कोई भी आता है तो पाँच या 6 पॉइंट आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है हमारा राइट और नोट ऑन नरेगा। ठीक है, नरेगा का क्या है? सो नरेगा मतलब नेशनल देखो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, 2005 में शुरू किया गया था नरेगा। इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया हैज मेड ए लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट। शुरू में 200 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था, और ये राइट टू वर्क जो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल था उसको फंडामेंटल राइट बनाने की कोशिश करी गई थी इसमें। अंडर नरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क, जो काम करने लायक है और काम करने को तैयार है, ऐसे लोगों को हैज बीन गारंटीड 100 दिन तो काम मिलेगा ही मिलेगा एक साल में। गवर्नमेंट को देना ही देना है। और अगर मान लो गवर्नमेंट नहीं दे पाया तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को बैठा के ही पैसा देना पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस बोलते हैं इसको। ठीक है, और इस तरह से 100 दिन का राइट टू वर्क जो है गारंटी किया गया इसके अंदर। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर जो हो गया आपका जहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर दोज एंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलेटेड एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में मानना होता है, कंपलसरी होता है मानना। ठीक है, और यहाँ पे लोगों का काम जो है एश्योर्ड होता है कि हाँ काम रहेगा, रेगुलर काम मिलेगा, और जो भी टर्म्स ऑफ वर्क है वो रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं जहाँ पे कि रूल्स तो होते हैं बट दे आर रेयरली इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के बारे में, मान लो किसी का फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के अंदर रूल्स अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है ये पता नहीं है।
हाँ, और हम कितना इंस्पेक्शन कर सकते हैं सारे फैक्ट्रियों में, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से जनरली पीपल आर एक्सप्लॉइटेड इन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इनको ज़्यादा काम कराया जाता है, कम पैसा दिया जाता है, उनका कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वो अगर नहीं जाते हैं तो उनको उनका पैसा सैलरी कटता है या वेजेस काटा जाता है। सो कभी भी निकाल दिया जाता है। सो ऑल दी प्रॉब्लम आर देयर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ठीक उल्टा है। यहाँ पे पेड पेड लीव मिलता है, टाइमिंग फिक्स है कि 9 to 5। हाँ, उसके बाद पेंशन मिलता है, इवन सैलरी रेगुलर बेसिस मिलता है। कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। अगर ज़्यादा काम करते हो तो यहाँ ओवर टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा और ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा काम करने के लिए आपको ओवर टाइम नहीं मिलता है। सो दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो रूल्स। में बताया ना, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन मानना पड़ता है। नेक्स्ट है देयर इज नो देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता, इसको कोई मानता नहीं है, तो इसलिए ये उतना अच्छा नहीं है। वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कभी भी आप उनको निकाल नहीं सकते हो। देयर आर स्पेशल प्रोसीजर थ्रू विच दे कैन बी रिमूव्ड। यहाँ पे बिना कोई आसानी से लोगों को निकाल दिया जाता है और वो सफ़र करते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली इन फिक्स नंबर। लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, कितना ज़्यादा भी काम करना पड़ता है। और नए सेक्टर का बेनिफिट क्या है, ये सब मैंने अभी बताया आपको। ये सारे बेनिफिट है कि रेगुलर जॉब मिलता है, मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, पेड लीव मिलता है इनको, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है उनको, पेंशन मिलता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि जहाँ पे देयर इज लेस वर्क सच एज ड्यूरिंग सम सीजन सम पीपल में आस्क टू लीव। तो यहाँ पे एक्चुअली अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो कि ये डिफेक्ट है, एक तरह से डिसएडवांटेज है, क्रिटिसिज्म है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। कमी क्या क्या है, एक तो यहाँ पे देर इज लेस वर्क, क्योंकि ये सीजनल नेचर में होता है और ओनली सीजन में काम मिलता है, बाकी समय पे उनको बोलते हैं तो आप जा सकते हो, दूसरा काम ढूंढ लो। दूसरा, लॉट ऑफ डिपेंड अपॉन विम्स एंड फैंसीज ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि रखना चाहता है नहीं रखना चाहता है, जब मर्जी तब निकाल सकता है। दिस सेक्टर इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन द डूइंग स्मॉल जॉब, जैसे कि सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट और डूइंग रिपेयर वर्क। ये सारे लोग इसके अंदर आते हैं और ये सफर करते हैं बहुत ज़्यादा। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हमने देखा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, तो हम इसको कैसे इन वर्कर्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, कैजुअल वर्कर्स, आर्टिसंस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। कैजुअल मतलब जिनको कभी डेली काम करते हैं, डेली पैसा मिलता है। आर्टिसंस हो गए, ये लोग होते हैं एग्रीकल्चर लेबरर होते हैं जिनके पास अपना कोई ज़मीन नहीं होता है। मेजर्स टू प्रोटेक्ट, क्या तरीका हम अडोप्ट कर सकते हैं। फार्मर नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स। तो फार्मर को ना, अगर हम समय समय पे टाइमली उनको सीड्स मिल जाए, एग्रीकल्चरल इनपुट मिल जाए, लोन मिल जाए, मार्केटिंग फैसिलिटी मिले, स्टोरेज फैसिलिटी, तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तभी जाके ये लोग बच सकते हैं एक्सप्लॉइटेशन से, अदरवाइज दे विल बी हाईली एक्सप्लॉइटेड। सो इन अर्बन एरियाज कैजुअल वर्कर्स नीड गवर्नमेंट सपोर्ट। जैसे बहुत सारे जो लोग काम करते हैं वेजेज पे, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की सपोर्ट जरूरी है, और उनको मेक श्योर कि उनको रेगुलर काम मिल सके, ठीक है। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नीड सपोर्ट फ्रॉम प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल। सो प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल, मार्केटिंग, ये सब की इनको नीड है, सपोर्ट देना चाहिए, तब जाके ये लोग एक्सप्लॉइट होने से बच जाएं। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। जो मिनिमम लॉ वेजेज एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, जिससे कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी वर्कर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट शुड मेक स्कीम्स फॉर लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी, तभी जाके हम इनको बचा सकते हैं। सो ए बोर्ड कैन बी सेटअप फॉर ओवरलुकिंग एज वेल एज सजेस्टिंग ओवर द लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर एक्सप्लॉइटेड। तो ये मैंने बता रखा है पहले, ठीक है। नेक्स्ट है, हु आर वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन। तो एक तो है कि रूरल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर होते हैं जिनको ज़मीन नहीं होता है गांव वगैरह में। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होते हैं जिनको बहुत थोड़ा ज़मीन होता है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ज़मीन होता है, ऐसे लोग भी सफ़र करते हैं। शेयर क्रॉपर होते हैं जो कि दूसरे खेतों में काम करते हैं और आधा आधा बांट लेते हैं जो भी प्रोड्यूस होता है। आर्टिसन सच एज वीवर्स हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, कारपेंटर, ये दे ऑल्सो सफ़र ए लॉट, ठीक है। और अर्बन वल्नरेबल क्लास वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं वो भी एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। सो वल्नरेबल क्लास है वो लोग। कैजुअल वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं ये भी एक्सप्लॉइट होते हैं। वर्कर्स इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में होते हैं, इवन दे आर ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड। पीपल वर्किंग एज ए स्ट्रीट वेंडर, जो घूम घूम के बेचते हैं, फेरी वाले, ठीक है। हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैक पिकर्स, दे ऑल्सो सफर। सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड में SC ST
बैकवर्ड कम्युनिटी हो गया, ये सब आते हैं जो कि वल्नरेबल ग्रुप हैं, ठीक है। और डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट होता है, ठीक है। सो इन पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्स, इसमें हु इज द ओनर ऑफ पब्लिक सेक्टर में जो फैक्ट्री इंडस्ट्री सब कुछ है, गवर्नमेंट उसका मालिक होता है। और सारे सर्विसेज गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करता है। प्राइवेट सेक्टर में होता है कि ओनरशिप जो होता है वो किसके पास होता है, प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, इंडिविजुअल के हाथ में होता है और कंपनीज के हाथ में होते हैं, ठीक है। पर्पस होता है सोशल वेलफेयर करना और सोशल सर्विसेज देना लोगों को, ठीक है, सोसाइटी में। यहाँ पे होता है प्रॉफिट अर्न करना, दूसरा जो जो आपका प्राइवेट कंपनी होता है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। सो ये डिफरेंसेस है दोनों में। नेक्स्ट है मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटी, व्हाट आर दीज एक्टिविटी एंड व्हाई। सो आज आपको पता है कि गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ता है इन सारे एक्टिविटी में। आपको पता है कि पहले के मुकाबले पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और गवर्नमेंट को एजुकेशन देना होता है, गवर्नमेंट को आई मीन रोड बनाना, रोड हॉस्पिटल देना, और भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जो कि प्राइवेट लोग जो हैं खुद अपने बल पे नहीं कर सकते हैं, और इसलिए गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ प्रोवाइड करना पड़ता है। और क्योंकि वो प्राइवेट लोग अगर 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 ये गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करे तो लोगों को गवर्नमेंट प्राइवेट के पास जाना पड़ेगा, और वहाँ पे ये सब चीज़ बहुत कॉस्टली है और जो कि ये लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो देर आर सेवरल थिंग नीडेड बाई सोसाइटी एज ए होल, बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें कलेक्टिवली चाहिए, ठीक है। और जैसे कि देखो यहाँ पे सम ऑफ दी नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी, तो जैसे कि सिक्योरिटी चाहिए, जैसे यहाँ पे देखो ये प्राइवेट सेक्टर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अगर मान लो कि गवर्नमेंट कुछ प्राइवेट सेक्टर कुछ प्रोवाइड करता है, रोड बनवाता है, अब प्राइवेट सेक्टर रोड बनवाएगा तो पैसा जितना लगाएगा उसे लोगों से निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेगा, कितने लोगों से टैक्स लेगा। सो ये पॉसिबल है नहीं, सबसे कलेक्ट करना ये सब चीज़ जो सारे तो पॉसिबल नहीं। इवन इफ द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है ना, दे वुड चार्ज हाई, और अगर मान लो देते भी तो बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे उसमें, तो ये भी पॉसिबल है नहीं कि गरीब लोग उसको दे नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ गुड रोड्स, ब्रिज, रेलवे जो है, हार्बर, ये सब जो है गवर्नमेंट, डैम वगैरह गवर्नमेंट ही बनाता है और गवर्नमेंट ही लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। विच आर द एक्टिविटी विच गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट, ठीक है। सो बहुत सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना चाहिए, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करना चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, दैट टू एट वेरी चीपर रेट, जिससे कि हर आदमी लोगों को आई मीन फूड प्रोवाइड करना चाहिए जो कर रहा है राशन शॉप के थ्रू, ठीक है। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको बोलते हैं। गवर्नमेंट मस्ट सस्टेन एजुकेशन के ऊपर, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स वगैरह खोलना चाहिए गवर्नमेंट को, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना चाहिए। सो इस तरह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब चीज़ प्रोवाइड नहीं होगा और गरीब लोगों को ये सब चीज़ नहीं मिल पाया तो गरीब लोग सफ़र करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।